नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभागीय आयुक्त अजमेर डॉक्टर वीणा प्रधान मंगलवार को ब्यावर के दौरे पर रही। इस दौरान प्रधान सबसे पहले राजकीय अमृतकौर अस्पताल पहुंची, जहां पर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने उनकी अगवानी की। इसके बाद प्रधान सबसे पहले अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड पहुंची, जहां पर उन्होंने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव रोगियों से उनकी कुशलक्षेम पूछी। साथ ही अस्पताल की ओर से उनको दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं तथा उनको दिए जा रहे भोजन के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रधान ने अस्पताल के मेल एवं फीमेल मेडिकल वार्ड, ट्रोमा वार्ड, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना काउंटर, चिकित्सा कक्ष एवं एक्सरे विभाग, सोनोग्राफी विभाग सहित मदर चाइल्ड विंग सहित स्थित लेबर रूम, पोस्ट गायनिक वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर प्रधान ने आंचल मदर मिल्क बैंक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। अस्पताल निरीक्षण के दौरान डॉक्टर वीणा प्रधान ने बताया कि उन्होंने मदर चाइल्ड विंग का निरीक्षण किया है। वहां पर भर्ती बच्चों को पूरा उपचार मिल रहा है, साथ ही वेंटिलेटर भी सही काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रधान ने बताया कि वेंटिलेटर पर फिल्टर की समस्या है, शीघ्र ही इस बाबत विभाग से बात की जाएगी तथा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। कोविड रोगियों को रेफर करने के सवाल पर डॉक्टर प्रधान ने बताया कि रोगी की स्थिति को देखकर उन्हें RUH भिजवाया जाता है ताकि उन्हें बेहतर उपचार मिल सके। क्वारंटाइन रोगियों को बाजार में घूमने के सवाल पर उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। इस बात पर डॉक्टर प्रधान ने हाथों हाथ विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार के रोगियों के बाहर सूचना चस्पा करे तथा हो सके तो उनके घरों के बाहर पुलिस की या सरकारी कर्मचारी की व्यवस्था करे ताकि ऐसे रोगी बाहर घूमकर लोगों को संक्रमित नहीं कर सके। मदर मिल्क बैंक की व्यवस्थाओं पर भी संतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि मदर मिल्क बैंक में माताएं आकर दुग्ध दान कर रही है और वह दूध जरूरतमंद बच्चों को मिल रहा है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन ने संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान को बताया कि ब्यावर में अब तक 2470 कोविड संक्रमितों की पहचान हुई है, जिसमें से 2179 रोगी रिकवर हो चुके हैं। एक प्रशासन के अनुसार 41 कोविड संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान SDM श्वेता चौहान भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर संजय शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक नरेंद्र शर्मा तथा हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी आदि मौजूद रहे। शहर में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। हालात यह है कि अब सर्दी धीरे धीरे अपने चरम की ओर है। सुबह से शाम तक ठंडी हवा के कारण हाड़ कांपने लग गए हैं। मौसम में नमी का आलम यह है कि सूर्यदेव के तेज का असर भी फीका होता जा रहा है। शाम ढलने के साथ ही कंपकपी छूटने लगी है। सर्दी के तेवर चढ़ते ही शहर में गर्म कपड़ों की खरीद बढ़ गई है। शहर के कई क्षेत्रों में सड़क किनारे ऊनी स्वेटर एवं जैकेटों की दुकानें सज गई है, जहां पिछले दिनों से खरीदारों की भीड़ भी उमड़ रही है। तेजी से बढ़ रही ठंड के कारण इन दिनों गर्म कपड़ों की खरीद बढ़ रही है। दुकानों पर स्वेटर आदि खरीदने वालों की खासी भीड़ देखी जा रही है। बढ़ती सर्दी के चलते शहर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या में भी काफी बदलाव आता जा रहा है। सामान्य जनजीवन भी ठंड के बढ़ने से प्रभावित हो रहा है। ठंड के चलते आमजन की दिनचर्या भी बदलाव नजर आ रहा है। ठंडे पेय पदार्थों के स्थान पर गर्म चीजों का उपयोग बढ़ रहा है। आजकल चाय की थड़ियों पर अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। खान पान में मोटे अनाज का उपयोग बढ़ गया है। मक्की बाजरे का चलन खाने में बढ़ गया है। प्रदेश में कोरोना के विकराल रूप धारण करने के बाद सरकार की ओर से धारा 144 लागू करने के अचानक लिए गए निर्णय शादी विवाह वाले परिवारों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। यही नहीं, रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिए जाने से ऐसे परिवारों के सामने एक तरह से मुसीबत खड़ी हो गई है। अधिकांश कार्यक्रम रात्रि के समय ही है। ऐसे में रात 9:30 बजे बाद तक भी लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने से परेशानी खड़ी हो गई है। मामले की खास बात तो यह है कि भीड़भाड़ और शादी समारोह में शरीक होने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी ऐसे परिवारों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। प्रदेश में 25 से 30 नवंबर तक होने वाली शादियों की तैयारियां पहले से ही की जा चुकी है। लोगों ने नाते रिश्तेदारों को भी खुलकर कार्ड बांटे हैं। व्यवस्थाएं भी अपने हिसाब से ही की गई है। लेकिन दीपावली के बाद अचानक से कोरोना की स्थिति विस्फोटक होने एवं सरकार की ओर से धारा 144 प्रभावी करने के साथ ही रात्रिकालीन कर्फ्यू को वापस लागू किए जाने से शादी
समारोह वाले परिवार परेशानी में आ गए हैं। ब्यावर शहर में भी इस बार जोरदार शादियां हैं, ग्रामीण अंचल में भी अत्यधिक शादियां हैं। ऐसे में प्रशासन भी सरकार के निर्देश के बाद सतर्क हो गया है। प्रशासन एवं पुलिस ने भी शादी समारोह के आयोजनों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन एवं पुलिस ने शहर में विभिन्न समारोह स्थलों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में ब्यावर शहर में मैरिज गार्डन वाले भी सख्ते में हैं। उधर जिन घर परिवारों में शादी का समारोह का माहौल है, उन लोगों में मायूसी का आलम है। हालांकि प्रशासन ने भी शादी विवाह वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी तरह से उल्लंघन होना पाया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि शहर में इस समय शादी विवाह के कार्यक्रमों के चलते खरीदारी भी परवान पर है। बाजार में जोरदार भीड़भाड़ का माहौल है। बाजार में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे लोगों की भीड़ के चलते दुकानों पर पैर देने की जगह तक नहीं है। शहर के चंदा रोड शिव मंदिर से लेकर अजगर बाबा के थान तक रोड विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। उक्त मार्ग को 4 लेन में तब्दील किया गया है, जिसके बाद अब यहाँ भी आवागमन एक तरफा हो गया है। एक तरफा यातायात होने से जहाँ एक और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं राहगीरों को भी आवाजाही में काफी सुविधा मिलेगी। मेगा हाईवे के करीब 800 मीटर निर्माण पर सरकार की ओर से लगभग 80 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। ज्ञात रहे कि उक्त मार्ग अब चांगेर से लेकर अजगर बाबा के थान तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। चांगेर से लेकर शिव मंदिर तक का निर्माण पहले से ही किया जा चुका था, लेकिन आगे तक का निर्माण विद्युत पोल हटाने एवं उसकी जद में आ रहे पेड़ों को काटने और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के मामले को लेकर लंबित हो गया था। चंदा रोड पर मेगा हाईवे तो तैयार हो गया, लेकिन मार्ग में डिवाइडर के मध्य कट की संख्या ज्यादा होने के कारण क्षेत्र के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि डिवाइडर निर्माण के दौरान थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही कट छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियां होती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही कट होने के कारण वाहन अचानक से वाहन को घुमा लेते हैं, जिसके कारण पीछे वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि पिछले 6 माह से यह कार्य अधूरा ही पड़ा था, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से पोल हटाने तथा वन विभाग की ओर से पेड़ काटने की स्वीकृति जारी करने के बाद से उक्त निर्माण को शुरू किया गया था। ऐसे में अब चांगेर से लेकर अजगर बाबा के थान तक 4 लेन का निर्माण पूरा हो चुका है। बीच में डिवाइडर भी बनाया गया है। कुछ हिस्से में डिवाइडर का कार्य बाकी है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। सनद रहे कि उक्त मार्ग पिछले साल ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया था। उक्त मार्ग पर आवाजाही अधिक होने के कारण यहां पर होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था, जिसके बाद उक्त मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने का निर्णय लिया गया था। ऐसा ही प्रस्ताव कॉलेज रोड का भी है, जो जय मंदिर सिनेमा से लेकर आशापुरा माता मंदिर तक 4 लेन में बदला जाना है, लेकिन अभी तक कॉलेज रोड के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं मिल पाई है। कॉलेज रोड भी दुर्घटना क्षेत्र है, यहाँ भी आए दिन हादसे होते ही रहते हैं, जिसके कारण उक्त मार्ग भी ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है। सरकार की ओर से पशुओं को खुरपका एवं मुंहपका जैसे गंभीर रोग से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन गांवों में हालात ये है कि पशुपालक टीकाकरण को लेकर रुचि नहीं ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि टीकाकरण के लिए जा रही टीम पर पशुपालक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। पशुपालकों में भ्रम है कि कहीं टीकाकरण के साथ पशुओं के कानों पर लगाए जा रहे टैग से उक्त लोग पशुओं पर लोन नहीं उठा ले। हालांकि टीकाकरण के लिए जा रहे पशु चिकित्सा कर्मी पशुपालकों की समझाइश कर रहे हैं, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभियान का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। उधर टीम का कहना है कि यदि गांवों में 50 पशु है और उनमें से 40 के टीके लग गए और 10 शेष रह गए तो 10 का संक्रमण वापस 40 में फैल सकता है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें टीकाकरण के साथ ही पशु के कान पर टैग लगाया जाना जरूरी है, ताकि इस बात की पहचान हो सके कि उक्त पशु का टीकाकरण किया जा चुका है। लेकिन उक्त टैग को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही है। पशुपालकों की माने तो उनमें डर है कि कहीं टैग लगाकर पशुओं पर लोन नहीं उठा ले, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग टीकाकरण कर रहे हैं वो पशु चिकित्सा विभाग के कार्मिक है, कोई बैंक या कंपनी के व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि कई पशुपालक टीकाकरण करवाने से पीछे हट रहे हैं, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में भी बाधा आ रही है। वहीं पशुओं को रोग से बचाने के लिए सुरक्षा चक्र भी टूट रहा है। डॉक्टर जावेद ने पशुपालकों से आग्रह किया है कि टैग केवल इस बात की जानकारी के तौर पर लगाया जा रहा है कि उक्त पशु को टीकाकरण किया जा चुका है, इससे किसी प्रकार का लोन से कोई संबंध नहीं है।
पशुपालन विभाग की ओर से जो FMD CP का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें इस बार जिन भी पशु में टीका लगाया जाएगा उनके कान में टैग लगाना अनिवार्य है। लेकिन ये देखा गया है कि जब भी हमारी टीम किसी पशुपालक के घर पर जाती है और उस पशु के टैग लगाने के लिए उनको कहती है, तो कुछ भ्रांतियों के तहत वो मना कर देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि टैग लगाने से हो सकता है हमारा जानवर का जो है बीमा हो गया, या सरकारी योजना सरकार के अंदर ये पंजीकृत हो जाएगा, ये सरकारी जानवर हो जाएगा, या इसके ऊपर कोई लोन सरकार ले लेगी। तो कई भ्रांतियाँ जो है पशुपालकों के अंदर व्याप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टैग लगाए जा रहे हैं, ये उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। वो पशु इस टैग के जरिए से एक ऑनलाइन जो पोर्टल है इनाफ, उसके अंदर इसका नाम दर्ज होगा, पशुपालक का नाम दर्ज होगा, पशु की सारी डिटेल उसके साथ दर्ज होगी। तो ये सरकार का एक कार्यक्रम है। इनाफ के जो ऐप है उसके अंदर इनका पंजीकरण होगा। इसलिए पशुपालक भाइयों को किसी प्रकार की कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं है। ये टैग लगाना अनिवार्य है और ये पूरे देश में सभी जानवरों के लगाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा से वंचित बालिकाओं व महिलाओं को शिक्षा विभाग शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा सेतु योजना शुरू की है, जिसके तहत बालिकाओं व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए केवल 30 रुपए का भुगतान करके ही महिला स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से 10वीं व 12वीं की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती है, जिसके लिए सरकारी स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद बालिकाओं व महिलाओं से विलंब शुल्क लेकर आवेदन भरे जा रहे थे। लेकिन अब विभाग ने बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन की तिथि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु के तहत इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी बालिका एवं महिला संदर्भ केंद्र के माध्यम से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एवं जयपुर के पोर्टल पर पंजीयन कराकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। 10वीं कक्षा के लिए न्यूनतम 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं तथा 12वीं कक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तथा अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। 30 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकती है। शहर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय को ओपन बोर्ड के लिए केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक स्कूल के संदर्भ में केंद्र प्रभारी कन्हैयालाल पंजाबी ने बताया कि शहर में ओपन बोर्ड के लिए 2 केंद्र है, जहां शिक्षा से वंचित बालिकाएं या महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। नए आदेश के तहत अब बिना किसी विलंब शुल्क 30 नवंबर तक आवेदन कर योजना का लाभ ले सकती है। योजना के तहत बालिकाओं व महिलाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने के साथ ही 15 दिन की कोचिंग कक्षाएं चलाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए विशेष तौर से इस बार शुल्क नहीं लेना अच्छी पहल है। इससे महिलाओं को शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी और विलंब शुल्क सहित छात्राओं और जेंट्स के लिए भी 500 रुपये लेट फीस से 30 नवंबर तक डेट रखी गई है। इससे छात्रों को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार की ये अच्छी पहल है। सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने से वंचित रहे विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग एक और अवसर देने जा रही है। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक सौरभ गोस्वामी ने आदेश जारी करते हुए नामांकन वृद्धि, अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों व कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रवेश तिथि को बढ़ाया है। नए आदेश के तहत अब विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं में नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं पूर्व दिशा निर्देश अनुसार आरटीई के तहत कक्षा 1 से 8वीं में प्रवेश सत्र पर्यंत हो सकेंगे। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 के तहत प्रवासी श्रमिकों के जो बच्चे प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उन्हें इस आदेश के बाद अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा निजी स्कूलों की ओर से चल रही हड़ताल की वजह से कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा आवेदन नहीं भरने वाले स्कूलों के विद्यार्थी निजी स्कूलों से टीसी कटवाकर सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने हाल ही में जो प्रवासी बच्चे हैं जो कोरोना के कारण विस्थापित हुए हैं या अन्य किसी कारण से विद्यालयों में प्रवेश से वंचित बच्चों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 10 दिसंबर की है। इससे पहले पिछले महीने की 20 तारीख प्रवेश की अंतिम तिथि थी, जिसे नामांकन बढ़ाने के लिए पुनः आगे बढ़ाया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को जानकारी मिली है और कई विद्यार्थी नए प्रवेश के लिए विद्यालय में संपर्क कर रहे हैं
और हम भी उन्हें प्रवेश दे रहे हैं। और साथ ही आशा है कि बोर्ड की फॉर्म की भी अंतिम तिथि 30 नवंबर है, जिसे इस परिप्रेक्ष्य में शायद बढ़ाया जाएगा। और नामांकन अभिवृद्धि के लिए बहुत अच्छा कदम है सरकार का। इससे वंचित बच्चे विद्यालय की मुख्य धारा से पुनः जुड़ पाएंगे। शहर के उदयपुर रोड स्थित गोकुल नगर में देर रात को अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए विद्युत पोल को टक्कर मार दी, जिस कारण 3 विद्युत पोल जमीन पर गिर गए। यह तो गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा घटित हुआ वहां पर से कोई अन्य वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। क्षेत्रवासी प्रवीण सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात को किसी अज्ञात वाहन चालक ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक विद्युत पोल टूटकर जमीन पर गिर गया और 2 अन्य विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। क्षेत्रवासी प्रवीण सिंह ने बताया कि जब अज्ञात वाहन चालक ने विद्युत पोल को टक्कर मारी तो एक जोरदार धमाका हुआ और विद्युत पोल जमीन पर गिर गया। वहीं अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। विद्युत पोल के जमीन पर गिरने से हुई आवाज से आसपास के घरों से लोग बाहर निकले और देखा तो विद्युत पोल जमीन पर गिरा हुआ था तथा विद्युत तार भी नीचे गिरे पड़े थे, जिस पर क्षेत्रवासियों ने तुरंत विद्युत विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी तथा विद्युत लाइन को बंद करवाया। इसके साथ ही प्रशासन को भी घटना की जानकारी दी गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। यह तो गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास किसी के नहीं होने के चलते बड़ा हादसा टल गया। रात को अज्ञानवान आया था कोई, जो खंबे के टक्कर ठोके चला गया। इससे 2-3 खंबे क्षतिग्रस्त हो गए। हमने कंप्लेन कर दी थी और करंट भी काफ़ी आ रहा था। उसके बाद रात को तार तो काट के गए, साइड में बांध के चले गए। अज्ञातवान कौन आया था ये हमको पता नहीं है। और खंबा 3 जगह से टुकड़े हो गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ब्यावर की ओर से मंगलवार को अजमेरी गेट पर बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निःशुल्क काढ़ा एवं मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अजमेरी गेट पर दुकानदारों एवं वहां से गुजरने वाले करीब 250 राहगीरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काढ़ा पिलाया। साथ ही करीब 500 मास्क राहगीरों को वितरित किए गए। संस्था डायरेक्टर कन्हैयालाल वैष्णव ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संस्था की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज अजमेरी गेट पर काढ़ा वितरण एवं मास्क वितरण करते हुए अभियान की शुरुआत की गई। अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। संस्था प्रधान सूर्य प्रकाश प्रजापत ने बताया कि संस्था की ओर से शहरवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में संस्था के करीब 20 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अजमेरी गेट से शुरू हुई कोरोना जागरूकता रैली सुभाष चौक भगत चौराहा से होते हुए दयानगर स्थित इंस्टीट्यूट पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राएं विभिन्न नारों के माध्यम से शहरवासियों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान हिमानी वैष्णव, विनीता रावत, कविता रावत, खुशबू बंसल, रविशंकर सोलंकी, राजकुमार मीणा, याकूब बख्श, चेतन तंवर, मनोज तथा सुरेंद्र आदि ने शहर के विभिन्न चौराहों पर कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर एवं बैनर लगाए। विद्युत वितरण निगम के सीएसडी सेकंड में विद्युत बिलों के बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इस दौरान निगम की ओर से विद्युत बिल बकायादारों को विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हालांकि विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत कई बकायादारों ने बकाया राशि भी जमा करवाई है, लेकिन विभाग की ओर से बार बार तकाजा किए जाने के बाद भी जो उपभोक्ता बिल जमा नहीं करा रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सहायक अभियंता वीडी जहांगीर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद कई विद्युत उपभोक्ता अपना बकाया बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। जहांगीर ने बताया कि उपभोक्ताओं को राहत देते हुए निगम पार्ट राशि के रूप में भी बिल जमा करने की व्यवस्था शुरू की है। बावजूद इसके उपभोक्ताओं की ओर से बिल राशि जमा नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की बकाया राशि 20,000 रुपए से अधिक है, उन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जहांगीर ने बताया कि अभियान के तहत अब तक करीब 75 बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सीएसटी द्वितीय के लगभग 350 विद्युत उपभोक्ताओं पर करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बकाया है। सहायक अभियंता वीडी जहांगीर ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी बकाया राशि जमा करवाकर अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। जहांगीर के अनुसार विभाग का यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। सीएसडी सेकंड सब डिवीजन में अभी जो पुरानी बाकियात चल रही है विद्युत उपभोक्ताओं की, उनका रिकवरी अभियान चल रहा है। ये देखा गया है कि कई सारे उपभोक्ता जो पिछले मार्च
2020 से जिन्होंने पैसे जमा नहीं कराए हैं उन व्यक्तियों और उन उपभोक्ताओं का डिसकनेक्शन कार्रवाई जारी है। कई सारे उपभोक्ता इस प्रकार से हैं जिन्होंने लॉकडाउन लगने के कारण जिनका उद्योग धंधा था या जिनकी आजीविका का साधन था उसमें कुछ फर्क पड़ा है, तो उस बाबत हम उनको रिलैक्स कर रहे हैं। पार्ट में लेकर के उनका पैसा जमा कराने की भी कार्रवाई चल रही है। तो विद्युत उपभोक्ताओं से निवेदन है कि वो जितना हो सके उतना बिजली का पैसा जमा करावे और डिसकनेक्शन कार्रवाई से उनको जो भी परेशानी होती है वो परेशानी नहीं। धन्यवाद। अब तक कितने कनेक्शन काट दिए गए सर? अब तक लगभग हमने 75 कनेक्शन डिसकनेक्ट करे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से पैसा जमा नहीं कराया है और अधिकतर वो कनेक्शन है जिनकी बाकियात 20,000 से ऊपर है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। बड़ी ठंडी के बाद गर्म कपड़ों की खरीद पर जोर। ठंडी चीजों के उपयोग के बजाय बढ़ा गर्म चीजों का उपयोग। लाख रुपए की लागत से सेंधा रोड मेगा हाईवे हुआ तैयार। डिवाइडर के मध्य कट की संख्या अधिक होने से हो रही समस्या। संभागीय आयुक्त अजमेर डॉक्टर वीणा प्रधान पहुंची ब्यावर। एकेर सहित अन्य सरकारी कार्यालयों का किया निरीक्षण। इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ब्यावर ने पिलाया 250 लोगों को काढ़ा। रैली निकालकर शहरवासियों को दिया कोरोना जागरूकता का संदेश।